गुड इवनिंग बच्चों। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो बात करेगा ऑडिटिंग के रिगार्डिंग। और यहाँ हम यह देखेंगे कि बेसिकली ऑडिटिंग था क्या या फिर ऑडिट है क्या। तो किसी भी सब्जेक्ट को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि उस सब्जेक्ट का पास्ट क्या है, यानी वो सब्जेक्ट आया कहाँ से है, वो टर्म हमारे यहाँ यूज़ कैसे हुआ और उस टर्म का हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस कैसे है। तो बात करते हैं ऑडिटिंग की। तो जैसा कि आप जानते हो, आपको एक रफ आइडिया होगा कि ऑडिटिंग बेसिकली होता क्या है। तो अगर आप बात जानो ऑडिटिंग की, तो ऑडिटिंग कहने का मतलब होता है क्या कि जब आप किसी बुक्स ऑफ अकाउंट का सिस्टमेटिक एग्जामिनेशंस करते हो। आप क्या करते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशंस किया, आपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एग्जामिनेशंस करके उसमें से आपने एरर और फ्रॉड को फाइंड आउट किया। और एरर और फ्रॉड को फाइंड आउट करके आपने क्या किया, जब एक रिपोर्ट आप तैयार करते हो जिससे आप ये बताते हो कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया गया है वो सही है या गलत है, उसमें जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए हैं वो सही है या गलत है, यानी इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई जानकारी देते हो तो वो कहलाता है ऑडिटिंग। लेकिन ये ऑडिटिंग आया कहाँ से, हम आज ये देखते हैं। तो कहता क्या है कि अगर हम ओरिजिन ऑफ ऑडिट की बात करें, यानी अगर हम यह देखना चाहें कि ऑडिट हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में आया कब, या फिर ऑडिटिंग का हमारे यहाँ पास्ट में क्या कुछ एविडेंस मिलता है या नहीं, यानी बेसिकली कहो तो हम यहाँ ऑडिट के बारे में यह जानना चाहेंगे कि पास्ट में ऑडिट बेसिकली था या नहीं, या फिर जो ऑडिट आज हम देख रहे हैं क्या पास्ट में यह भी ऑडिट वैसा ही था जैसा कि आज हम पा रहे हैं, या हम इसमें यह भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ऑडिटिंग में किसी तरीका का मॉडिफिकेशंस तो किया गया है या नहीं। और यह भी देखेंगे कि ऑडिटिंग का जो काम आज हम कर रहे हैं वो क्या पहले भी सेम तरीके से होता था जैसे कि आज हम करते हैं। तो बात करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, जो कि है ओरिजिन ऑफ ऑडिट, यानी ऑडिट का बिगनिंग। तो देखो कहा क्या जाता है, इट इज डिफिकल्ट टू से दैट द टर्म ऑडिट इज जनरेटेड, यानी यह कहना बहुत ही मुश्किल है कि ऑडिट आया कहाँ से, यानी ऑडिटिंग का टर्म का जनरेशन कहाँ से हुआ। लेकिन बट इट कैन बी सेड दैट ऑडिट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशंस एंड डेवलपमेंट। लेकिन यह कहा गया है कि ऑडिट का एक हिस्ट्री है, यानी एक ऐसा हिस्ट्री है ऑडिट का जो कि यह बताता है कि ऑडिट का उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी ऑडिट का इवैल्यूएशंस कहाँ से हुआ और ऑडिट का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। आपको एक बात पता होगा कि हमारे यहाँ जो भी हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट में बांट दिया जाता है। एक होता है एंशिएंट हिस्ट्री, एक होता है मिडाइवल हिस्ट्री और एक होता है मॉडर्न हिस्ट्री। यानी एक ऐसा पीरियड जो उसमें कि हम एकदम पूर्वज की बात करेंगे, दैट पीरियड बिलोंग टू एंशिएंट हिस्ट्री। मिडाइवल पीरियड का मतलब वो जो मध्यकालीन की बात करेगा, और मॉडर्न का मतलब क्या, वो जो आधुनिकरण की बात करेगा। तो आपको पता है क्या कि सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, यानी जैसे ही सिविलाइजेशन यानी लोग रहने लगे, लोगों में बुद्धि आई, लोग समझने लगे एक दूसरे को, लोगों में सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ, तो अर्लियर स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन में यह पाया गया कि यहाँ पर जो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग था, यानी जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट करने के मेथड थे वो बहुत ही क्या थे, क्रूड थे। मतलब क्या कि बेसिकली होता क्या था कि यहाँ पर जो भी बिजनेस ऑपरेट किए जा रहे थे लोगों के द्वारा, वो बिजनेस काफ़ी ही स्मॉल थे और उसको ऑपरेट करने में उनको दिक्कत नहीं होता था। यानी कहने का मतलब ये कहता है, इन द अर्लियर स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग द बुक ऑफ अकाउंट वाज वेरी क्रूड, द साइज ऑफ बिजनेस हाउसेज वॉज वेरी स्मॉल। यानी यहाँ पर यह कहा गया कि यानी अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन में यह पाया गया था कि जो भी साइज था बिजनेस का, यानी जो बिजनेस के साइज को हम लोग देख रहे थे वो बिजनेस का साइज क्या था, काफ़ी स्मॉल था। और ऐसा नहीं था कि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता था बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, ऐसा नहीं था। बिजनेस काफ़ी छोटे स्तर पर स्टार्ट कर दिया जाता था। एंड विद दिस अमाउंट ऑफ कैपिटल, और जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किए जाते थे वो काफ़ी स्मॉल होते थे, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे वो भी इस तरीके से होते थे कि एक इंडिविजुअल्स जो है उस ट्रांजैक्शंस को क्या कर सकता था, आराम से रिकॉर्ड कर सकता था, और यह भी देख सकता था कि उसके अकाउंटिंग का क्या पोजीशन है, और साथ ही साथ वो उस ट्रांजैक्शंस को चेक भी कर सकता था खुद से। और यह उसको कर सकता था क्या, यानी वो ट्रांजैक्शंस को खुद से भी चेक कर सकता था, जिसके लिए उसको बाहर से किसी अलग से किसी व्यक्ति को रखने की जरूरत नहीं होती थी।
मतलब क्या कि यह पाया गया क्या कि अर्लियर स्टेज में क्या हुआ कि जो बिजनेस का साइज था वो काफ़ी स्मॉल था, एंड विद दिस लिटिल अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड वाज सो स्मॉल, और जो ट्रांजैक्शंस के नंबर थे वो काफ़ी स्मॉल थे, क्योंकि ट्रांजैक्शन का साइज क्या होता था, क्योंकि बिजनेस का साइज वहाँ पर काफ़ी लिमिटेड था, स्मॉल था। बिजनेस का साइज छोटा होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ जो कैपिटल इन्वेस्टेड किया गया वो भी काफ़ी कम था, जिसके कारण जो ट्रांजैक्शंस होते थे बिजनेस में वो काफ़ी ही मिनिमम अमाउंट में होते थे। तो कोई भी व्यक्ति यानी बेसिकली वहाँ का ओनर भी चाहता था तो वो क्या कर सकता था, वो एक इंडिविजुअल होके भी वो अपने बिजनेस के अकाउंटिंग पोजीशंस को मेंटेन कर सकता था, और जो भी ट्रांजैक्शंस होते थे उस ट्रांजैक्शंस को वो इजीली क्या कर सकता था, चेक कर सकता था, और इजीली बेसिस पर ही वो बिजनेस में जो भी गलतियां हो रही है यानी जो भी एरर और फ्रॉड पाए जा रहे हैं उस एरर और फ्रॉड को क्या कर सकता था, वो इजीली बेसिस पर ही क्या कर सकता था, डिटेक्ट कर सकता था। जिसके कारण ये कहा गया कि हेंस इट वाज थॉट टू बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, जिसके कारण ये कहा गया कि ये वेस्ट है टाइम ऑफ मनी का, यानी बर्बादी है किसकी, पैसे की भी और समय की। किस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कहा गया कि पैसे और समय की बर्बादी थी, तो कहा गया क्या कि अगर हम बाहर से कोई व्यक्ति को उस छोटे से ट्रांजैक्शंस को देखने के लिए, यानी बिजनेस में फॉर एग्जांपल के तौर पर आप ही ये समझो कि आपका एक बिजनेस है जहाँ पर साल भर में भी मान लो मुश्किल से 500 या 600 ट्रांजैक्शन होते हैं, उस 600 या 500 ट्रांजैक्शंस को आप ऑटोमेटिक खुद भी एग्जामिन कर सकते हो। आप यह देख सकते हो कि उस ट्रांजैक्शंस में क्या गलतियां हुए हैं या क्या फ्रॉड हुआ है, आप उसको इजिली डिटेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसी काम को करने के लिए अगर आप बाहर से किसी व्यक्ति को अपॉइंट करते हो तो वो उस ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए एक तो समय लेगा, दूसरी बात क्या कि वो जो काम करेगा उसके लिए क्या चार्ज करेगा, आपसे रेम्युनेशन चार्ज करेगा, आपसे अपनी फीस चार्ज करेगा। यानी कहने का मतलब क्या था कि एक वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी था, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, ट्रांजैक्शंस का अमाउंट बहुत ही लिमिटेड था, जिसके कारण ओनर क्या कर सकता था, खुद भी उस अमाउंट को चेक कर सकता था। तो जिसके कारण ये हुआ क्या कि ये दिखाया गया क्या कि अब बात करते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, ऑडिट का एग्जिस्टेंस नहीं हुआ, यानी यहाँ तक ऑडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, यानी ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ी। बेसिकली कहने का मतलब कि यहाँ पर ऑडिटर का कोई जरूरत नहीं आया अभी तक, यानी हम खुद ही क्या कर रहे थे, अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को चेक कर रहे थे, हम खुद को ही सेटिस्फाइड कर लेते थे और हमारा काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कंट्रीज में डेवलपमेंट चालू होते गए, आपका एक पीरियड आता है 15th सेंचुरी का, यानी 15वीं शताब्दी। जब 15वीं शताब्दी आती है यानी जब डेकेड ऑफ 15th सेंचुरी आता है, तो होता क्या है कि द लास्ट डेकेड ऑफ 15th सेंचुरी वाज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ड्यूरिंग विच अ ग्रेट मोमेंटम वाज गिवन टू ट्रेड एंड कॉमर्स। यानी यहाँ पर क्या हुआ कि ट्रेड एंड कॉमर्स को क्या किया गया, काफी स्तर से क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। यानी बिजनेस के एक्सपेंड करने के लिए यहाँ पर बात की गई, आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोगों ने यहाँ क्या किया, इम्फेसिस किया, जिसके कारण क्या हुआ कि रेनेसा हुआ। यानी रेनेसा कहने का मतलब क्या कि पुनर्जागरण हुआ, और ये पुनर्जागरण हुआ कहाँ, तो पुनर्जागरण हुआ इटली में। और इटली में पुनर्जागरण के कारण क्या हुआ कि जो भी बिजनेस जो छोटे स्तर पर चल रहे थे, अब बिजनेस ने क्या किया, अपने साइज को एक्सपेंड करना चालू किया। अब एक बात समझो कि जब बिजनेस छोटा वे पे चल रहा होगा, यानी छोटे सिस्टम पे चल रहा होगा, तो वहां पर बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे होंगे, काफी स्मॉल हो रहे होंगे। ट्रांजैक्शन जब काफी स्मॉल हो रहे होंगे तो उनको रिकॉर्ड करने में तो कोई दिक्कत नहीं होता था, क्योंकि आपको पता है, आप अकाउंट्स के बारे में जानते हो, तो हम दो टाइप के अकाउंटिंग को पढ़ते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एक होता है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जहां पर हम बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या कर सके, अफेक्ट ना कर सके। लेकिन वही अगर डबल एंट्री सिस्टम की बात करो तो एक ऐसा सिस्टम था जहां बोथ साइड ऑफ ट्रांजैक्शंस क्या होता था, अफेक्ट होता था। तो जब रेनेसा होता है इटली में पुनर्जागरण होता है, ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो इससे क्या होता है कि बिजनेस का साइज एक्सपेंड होने लगता है, यानी लोग बिजनेस को बढ़ाने लगते हैं। जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ने लगता है, अब यहाँ पर जो सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग रिकॉर्ड के लिए अडॉप्ट किया जा रहा था, यानी जो अकाउंटिंग का काम हम सिंगल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर कर ले रहे थे,
अब वो काम करना हमारे लिए क्या हो जाता है, यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हो चुके थे, हमारे बिजनेस का साइज एक्सपेंस हो चुका था, हमारे पास कैपिटल अच्छे आ चुके थे। यानी क्या हुआ कि हमारे पास बिजनेस का साइज एक्सपेंड होने लगा और वहाँ से एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, और वो कॉन्सेप्ट क्या आया, प्रिंसिपल ऑफ डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री बुक। यानी हमारे पास डबल एंट्री बुक का कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी अब यहाँ पर क्या होने लगा कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शंस बुक्स ऑफ अकाउंट में हो रहे थे तो वो सिर्फ एक अकाउंट को तो अफेक्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि बोथ साइडेड ऑफ अकाउंट को भी अफेक्ट कर रहे थे। कहने का मतलब कि अगर मान लो कि अगर परचेज किसी चीज का किया गया है, मान लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर परचेज किया गया फर्नीचर का बिजनेस में, तो एंट्री क्या हो रही थी अब यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक फर्नीचर अकाउंट तो अफेक्ट हुआ ही, साथ ही साथ कैश अकाउंट को भी अफेक्ट किया गया, और इसके रिगार्डिंग क्या किया गया, वहां पर एक्सप्लेनेशन देना लगा गया। तो जिससे क्या हुआ, आपके बुक साइड ऑफ अकाउंटिंग क्या होने लगे, अफेक्ट होने लगे। और इस प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक को ध्यान में रखते हुए एक पब्लिश किया गया कीपिंग डबल एंट्री बुक कीपिंग वाज इवॉल्व्ड। और यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ डबल एंट्री बुक इवॉल्व होता है, और इसको पब्लिश किया गया कब, 1949 में। और ये जो पब्लिश किया गया वो पब्लिश किया गया लूका पैकियालो के द्वारा। यानी लूका पैकियालो ने क्या किया, यहाँ पर एक बुक पब्लिश किया, और उस बुक का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक। यानी 15th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में आते आते जब हमारे यहाँ रेनेसा होता है, यानी ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा दिया जाता है, तो इस ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देने के लिए डबल एंट्री का एक बुक लाया गया। यानी डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट पे एक बुक लाया गया, और वो बुक लाया गया कब, 1494 ईस्वी में, यानी 1494 ईस्वी में, और लाया गया किसके द्वारा, लूका पैकियालो के द्वारा। अब इस नए सिस्टम ने क्या किया, अब जैसे ही यहाँ पर एक नया सिस्टम आया, जैसे ही यह बुक पब्लिश हुआ, तो इस बुक पब्लिश ने क्या किया, एक नए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को जन्म दिया। अभी तक क्या था कि आप सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम पर काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर जब लूका पैकियालो जी ने एक बुक पब्लिश कर दिया, तो इसने डबल इंटरेस्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। ये डबल इंटरेस्ट सिस्टम ने क्या किया, बर्थ किया किसको, कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न ऑडिटिंग। यानी यहाँ पर आपके पास अब मॉडर्न ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट आ चुका था। तो अगर हम यह कहें कि हमारे यहाँ मॉडर्न ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट कब आया इन कॉन्टेक्स्ट टू वर्ल्ड, तो जब लूका पैकियालो ने एक बुक पब्लिश किया कब, 1494 ईस्वी में। और ये बुक पब्लिश जो किया था, उस बुक का नाम था क्या, प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक। और इसी बुक के साथ क्या हुआ कि मॉडर्न अकाउंटिंग, मॉडर्न ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ क्या होता है, एग्जिस्टेंस में आता है। अब देखो होता क्या है, अब 15th सेंचुरी में तो लूका पैकियालो ने एक बुक पब्लिश कर दिया। उस बुक पब्लिश ने क्या किया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिटिंग दे दिया। लेकिन जैसे ही रेनेसा हुआ था वर्ल्ड में, इटली में, इटली के रेनेसा ने क्या किया कि लोगों को क्या किया, आगे बढ़ने में मजबूर किया। यानी उसने बिजनेस में ग्रोथ लाने में मदद की। पीरियड बढ़ता गया, और इसी समय एक पीरियड आता है कब, आपका 18th सेंचुरी का। 18th सेंचुरी के पीरियड में क्या होता है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 18th सेंचुरी व्हेन द प्रैक्टिस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। यानी 18th सेंचुरी में क्या होता है, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है। और इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, हमारे यहाँ लार्ज स्केल्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या किया, बढ़ावा दिया। लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शंस कहने का मतलब क्या कि अब कंपनीज ने क्या किया कि कंपनीज ने प्रोडक्शंस करना चालू किया। यानी कंपनी ने प्रोडक्शंस, जो कंपनी एक मिनिमम बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए कर रही थी, अब वो बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए नहीं था। कंपनी ने क्या किया, अपने प्रोडक्शंस को इंक्रीज किया। मार्केट में डिमांड इंक्रीज हुई, मार्केट की डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी ने क्या किया, लार्ज स्केल अमाउंट में प्रोडक्शंस किया, जिससे वो मार्केट के डिमांड को क्या कर सके, फुलफिल कर सके, और उसने मार्केट में सप्लाई देना चालू किया। और ये हुआ किसके कारण, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कारण। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कारण लार्ज स्केल प्रोडक्शंस चालू हुआ, तो आपको ये पता है कि प्रोडक्शंस कब होगा ज्यादा, प्रोडक्शन अगर ज्यादा करना है किसी भी कंपनीज को, तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल की जरूरत होगी। यानी जो भी कैपिटल उसके यहाँ इन्वेस्टेड किया गया होगा उसको इंक्रीज करना होगा। साथ ही साथ यह पाया गया कि देखा क्या गया कि इट इज फाउंड दैट सम सिस्टम ऑफ चेक एंड काउंटर चेक वेयर अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट। यानी यह देखा गया क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ये हुआ कि
अब यहाँ पर जब प्रोडक्शन ज़्यादा तौर पर होने लगा तो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शंस बहुत होने लगे, और ट्रांजैक्शंस को चेक करने के लिए, उनको काउंटेक्स्ट चेक करने के लिए क्या किया गया, एक पर्पस ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट क्रिएट किया गया। यानी यहाँ पर क्या किया गया कि अकाउंट को प्रॉपर वे में मेंटेन किया गया। प्रॉपर वे में अकाउंट को मेंटेन करने के लिए क्या किया गया कि मैनेजमेंट को सेपरेट कर दिया गया ओनरशिप से। कहा गया क्या कि मैनेजमेंट का काम क्या होगा, मैनेज करने का काम होगा, और ओनरशिप अलग होगी। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस के कारण क्या हुआ कि आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर गया, कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी, किसके रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग इंक्रीज की गई। मतलब क्या कि अभी तक काम जो छोटे स्तर पर हो जाता था अब वो छोटे स्तर पर नहीं होने लगा, गलतियां छोटी सी नहीं, अब गलतियां बड़ी बड़ी होने लगी, फ्रॉड ज्यादा होने लगे। और इस नए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ने क्या किया, ऑडिट को एग्जिस्टेंस में ले आया। यानी यहाँ तक अगर हम कहें तो अगर बात की जाए ऑडिटिंग की, यानी ऑडिटिंग एग्जिस्टेंस में कैसे आया, तो इसके लिए मैंने आपको यह बताया कि अर्ली स्टेज ऑफ सिविलाइजेशन पे क्या था कि मेथड ऑफ मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग काफी इजी था। वहां पर बिजनेस के साइज बहुत छोटे होते थे, बहुत छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया जाता था, जिसके कारण क्या था कि वहां पर हमें ट्रांजैक्शंस को चेक करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। एक सिंपल व्यक्ति जिसका दुकान है वो क्या कर रहा था, खुद ही अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को चेक कर लेता था, तो जिसके कारण उसको बाहर से किसी व्यक्ति को बुलाकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। और अगर वो ऐसा करता तो वो उसके लिए टाइम और मनी का वेस्ट कहा जाता, तो जिसके कारण वहां पर ऑडिटिंग का तो कोई कॉन्सेप्ट आया नहीं। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया और हमारे पास 15वीं शताब्दी आती है, तो 15वीं शताब्दी ने क्या किया कि ट्रेड और कॉमर्स में क्या किया, एक तरीका का मोमेंटम दिया, यानी उसको गतिशीलता प्रोवाइड की, जिससे कारण क्या हुआ कि इटली में रेनेशा होता है, यानी पुनर्जागरण होता है। और इस पुनर्जागरण के कारण लूका पैकियालो ने क्या किया, 1494 में एक बुक लिखा, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री बुक। और इस बुक ने क्या किया, मॉडर्न ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट को बर्थ दे दिया। लेकिन 15वीं शताब्दी में भी ऑडिट पूरी तरीके से एग्जिस्टेंस में नहीं आया। जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता गया और पीरियड आता है 18th सेंचुरी का, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने क्या किया, लार्ज प्रोडक्शंस पे बल दिया। यानी लोगों का कहा कि आप ज्यादा से, कंपनीज ने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन चालू किया, क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड हुई, जिसके कारण क्या हुआ कि अब यहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड किया जाने लगा। बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में काफी दिक्कत होने लगा, डबल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बुक्स को मेंटेन किया जा रहा था, जिसके कारण कॉम्प्लेक्सिटीज आने लगी अकाउंटिंग में। अब यहाँ पर गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे थे, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए थे। इन गलतियों को, इन फ्रॉड को पकड़ने के लिए क्या किया गया, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है आपके पास, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑडिटिंग का। और यहाँ से यह कहा जाता है कि ऑडिटिंग एग्जिस्टेंस में आया। यानी अगर सिंपल टर्म में कहें तो ऑडिटिंग हमारे यहाँ एग्जिस्टेंस में आता है। इन कंटेक्स्ट टू वर्ल्ड की बात करें तो ऑडिटिंग हमारे यहाँ 18th सेंचुरी में आता है, जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस ने टेक प्लेस किया था। आई होप आपको यहाँ तक तो क्लियर होगा। लेकिन अब बात करते हैं इंडिया के रिगार्डिंग। तो इंडिया के रिगार्डिंग हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में ऑडिटिंग कब आए। तो देखो, इंडिया के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हमारा अभी ये टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट इन इंडिया। यानी अब हम यह देखेंगे कि ऑडिट का डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुआ। तो देखो, अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो आपको यह पता होगा कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वर्ल्ड से काफी अलग था। हम अगर बात करो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा और हिस्ट्री के बारे में आपको थोड़ी भी जानकारी होगी, तो आपने यह देखा होगा कि अगर हम एंशियंट हिस्ट्री की बात करो तो एंशियंट हिस्ट्री में हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि सबसे पुरानी सभ्यता थी, वो सबसे डेवलप सभ्यता हमारी यहाँ की थी। यानी अगर इंडियन के कॉन्टेक्स्ट की बात करो तो हम पहले से ही काफी डेवलप्ड थे। हम काफी डेवलप्ड थे, इतने कि हमें भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे यहाँ का ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा होगा, हमारे यहाँ का व्यापार कैसा होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कैसा होगा, हमारे यहाँ मनी कैसा होगा, क्योंकि हम राजे राजबारों से घिरे हुए थे। तो जिससे हमारे यहाँ क्या था कि हम विदेशों से व्यापार करते थे। आपको ये पता होगा कि हम सुमेर से क्या करते थे, कॉटन का व्यापार करते थे। हम
एक्सपोर्ट करते थे अपने यहाँ से, अपने यहाँ से सोने चांदी को एक्सपोर्ट करते थे, कॉटन को एक्सपोर्ट करते थे, हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट था। यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी डेवलप था। तो इंडिया में ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, तो कहा क्या जाता है कि इंडिया में अगर ऑडिटिंग का कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इसको बांट देते हैं किस पर, एशियन पीरियड पर, मिडाइवल पीरियड पर और मॉडर्न पीरियड पर। यानी हम इसको बांट देते हैं प्राचीन भारत पर, उसके बाद हम मध्यकालीन भारत पर और आधुनिक भारत पर। अब देखो बात करते हैं कि इंडिया में ऑडिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से पाया गया, या फिर इंडिया में अकाउंटिंग था कि नहीं था। तो कहा जाता है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया इट इज फाउंड दैट द राइटर ऑफ रामायणा, the Mahabharata and the Vedas indicate that financial record had to be maintained systematically in those days। यानी जब रामायण महाभारत और वेदास हमारे यहाँ थे, यानी एंशियंट इंडिया की बात कर रहे हैं, रामायण की बात करो आप, महाभारत की बात करो, या फिर आप वैद की बात करो, वेद्स की बात करो, तो आप जानते हो प्री वैदिक पीरियड था, पोस्ट वैदिक पीरियड था। तो अगर आप इस पीरियड की बात करते हो तो यहाँ पर यह पाया गया कि यहाँ पर भी जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड थे, यानी यहाँ पर जो रिकॉर्डिंग होती थी फाइनेंस की, वो क्या हो रहा था, एक सिस्टमेटिक बेसिस पर हो रहा था। यानी इसको भी रिकॉर्ड करने का, यानी उस समय भी, उस एंशियंट पीरियड में भी हमारे यहाँ अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर सिस्टम था, और हम अपने यहाँ अकाउंटिंग को एक प्रॉपर सिस्टम से रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे यह कहा जा सकता है दस इट कैन बी इमेजिन दैट द सिंपल फॉर्म ऑफ ऑडिट एग्जिस्ट एट द टाइम। यानी इससे यह कहा जा सकता है कि उस समय भी ऑडिट था, लेकिन ऑडिट का वो कौन सा फॉर्म था, सिंपल फॉर्म था। यानी जब कोई भी काम सिस्टमेटिक बेसिस पर रिकॉर्ड हो रहा है, आप अकाउंटिंग के काम को कर रहे हो, आप फाइनेंस के काम को जब सिस्टमेटिक बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब क्या कि आप ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हो। लोग उस समय ऑडिटिंग के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन वो काम किस बेसिस पर कर रहे थे, ऑडिटिंग के बेसिस पर ही कर रहे थे। आगे चलते हैं, अगर आगे की बात की जाए तो आपको पता होगा कि मौर्य पीरियड था, गुप्तास पीरियड था। यानी मौर्य का पीरियड था, गुप्ता एज था, मौर्य एज में आप सम्राट अशोक की बात करो, और आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, इनके काल में बात करो तो आपने एक नाम जाना होगा कौटिल्य, जिसको कि आप चाणक्य भी कहते हो। तो कौटिल्य का नाम ही चाणक्य था, और कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी जो कि अर्थशास्त्र थी। अब ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि एक पॉलिटिकल बुक थी, यानी आप की एक राजनीति की किताब थी। और इस राजनीति की किताब में भी, यानी अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, और जो फाइनेंशियल सिस्टम का गुप्ता का था, यानी गुप्ता एज का, तो उस गुप्ता एज के भी फाइनेंशियल सिस्टम में यह पाया गया कि ऑडिट जो था, ऑडिट वाज द पार्ट ऑफ द सिस्टम। यानी उस समय भी ऑडिट उस सिस्टम का एक पार्ट था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने यह मेंशन किया कि वहां पर जब भी, यानी उसके काल में, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के काल की बात की जाए, या फिर आप सम्राट अशोक के काल पीरियड की बात करो, या फिर आप बात करो बिंदुसार के पीरियड की, तो उस पीरियड में भी इसमें ये चीज मेंशन किया गया अर्थशास्त्र में, कौटिल्य के बुक में, कि वहां पर फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत तरीके के फ्रॉड होते थे। यानी बहुत सारे फ्रॉड्स के जिक्र था। यानी फ्रॉड्स का जिक्र कहने का मतलब क्या, कि फ्रॉड का कोई भी व्यक्ति किसी भी फ्रॉड को तभी बता सकता है जब उसकी चेकिंग हुई होगी। यानी वहां पर भी ऑडिटिंग का सिस्टम था उनके फाइनेंस के रिगार्डिंग। और यह भी कहा गया कि अगर फाइनेंस के रिगार्डिंग कोई भी व्यक्ति फ्रॉड करता था तो उसके लिए उनके पास पनिशमेंट भी थी। तो यानी हम एशियन कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो हमारे यहाँ ऑडिटिंग बहुत पहले से था। लेकिन अगर बात करें मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, यानी अगर हम मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हम यह देखते हैं कि हमारे यहाँ ऑडिट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया का शुरुआत कब से माना जाता है। हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया, अगर बात करें हम मॉडर्न इंडिया के कॉन्सेप्ट पे, तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट आया कब से। तो सबसे पहले ये समझो कि मॉडर्न इंडिया हम कहते कब से हैं। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ क्या हुआ था, अंग्रेजों का शासन हुआ था। और अंग्रेजों का शासन हुआ कब, तो आपको यह बात पता होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ, अगर बात करें हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ मॉडर्न इंडिया की, तो आपको एक बात पता होगा कि हमारे यहाँ देखो मॉडर्न इंडिया का कॉन्सेप्ट आता कब से है। आपको पता होगा कि 1600 सेंचुरी यानी 16वीं शताब्दी में क्या हुआ था, कि 16वीं शताब्दी में हमारे यहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज क्या हुआ, भारत आते हैं। यानी 16वीं शताब्दी के समय, यानी बेसिकली कहो तो 1600 सेंचुरी, यानी ऑन 31 दिसंबर
1600 को क्वीन एलिजाबेथ ने क्या किया कि एक चार्टर्ड तैयार किया, और उस चार्टर्ड के तहत कहा क्या कि ब्रिटिशर्स को यह परमिशंस दिया गया कि वो इंडिया में आकर क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेडिंग एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले वो एज अ ट्रेडर के तौर पर आते हैं, और वो ट्रेडर्स के तौर पर आते हैं, और उन्होंने जहांगीर से परमिशंस लेके वो सबसे पहले अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं सूरत में 1608 में। जब जैसे जैसे उनका पीरियड बढ़ता रहता है वो काम करते जाते हैं, यानी अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करते हैं। 1757 से 1857 के बीच में आते आते वो क्या करते हैं, अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस क्रिएट कर लेते हैं। यानी क्या होता है, वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में आ जाता है। यानी अब जो शासन सत्ता थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में आ जाती है। ऐसे पीरियड बढ़ते जाता है तो उसमें एक पीरियड आता है फ्रॉम पीरियड 1914 टू 1932, यानी यह वो काल है जिस समय ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज कर रहे थे। बेसिकली अब यहाँ पर हमारे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं राज कर रही होती थी, हमारे यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन राज कर रहा होता है। तो होता क्या है, ऑन 1 अप्रैल 1914 यानी 1 अप्रैल 1914 के दिन क्या होता है, एक एक्ट आता है, और उस एक्ट का नाम क्या है, द इंडियन कंपनी एक्ट 1913। यानी सबसे पहले हमारे यहाँ जो कंपनी एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था वो था क्या, इंडियन कंपनी एक्ट 1913। इंडियन कंपनी एक्ट 1913 ने क्या किया कि जब इंडियन कंपनी एक्ट 1913 एग्जिस्टेंस में आता है तो इसने यह कहा कि जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी इस एक्ट के थ्रू, यानी कंपनी अभी तक रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन इस एक्ट ने यह कहा कि अब जो भी कंपनी है पहले से बनी हुई या फिर जो कंपनी अब बनेगी उसको क्या करना होगा, कंपनी एक्ट 1913 में रजिस्टर्ड करवाना होगा। और जो भी कंपनी रजिस्टर्ड होगी कंपनी एक्ट 1913 में, उस कंपनी को क्या करना होगा, अपने अकाउंट्स को ऑडिटेड करवाना होगा। यानी उसको अपने अकाउंट्स को क्या करना होगा, चेक करवाना होगा। और वो चेक कब करवाएगा, एटलीस्ट वंस अ ईयर। कहने का मतलब क्या कि कंपनी को क्या करना होगा, अब अपने अकाउंट को ऑडिट करवाना होगा। और अभी तक जो कंपलसरी पर्पस नहीं था, अब वो क्या हो गया, कंपलसरी हो गया यहाँ से कि आपको अपने अकाउंट्स को क्या करना है, ऑडिट करवाना है। फिर पीरियड पड़ता है और पीरियड आता है फ्रॉम पीरियड 1932 टू 1949। अब इस पीरियड में क्या होता है कि इन दिस पीरियड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अब देखो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मतलब क्या, यहाँ पर एक गवर्नमेंट कमेटी गठन हुई जो कि ब्रिटिशर्स के एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम कर रही थी। उस गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन दिस पीरियड प्रोविंशियल गवर्नमेंट टेक अ मेन कंसर्न, यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने क्या किया, कंसर्न लिया किसके रिगार्डिंग द प्रिपरेशन ऑफ क्वालिफाइड ऑडिटर। यानी अभी तक हमारे यहाँ क्वालिफाइड ऑडिटर नहीं थे, यानी कोई भी व्यक्ति जिसको हमको मन करता था हम उससे बुलाकर क्या कर सकते थे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिटेड करवा सकते थे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि एक क्वालिफाइड ऑडिटर की जरूरत हुई। यानी कंपनीज ने अब क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि ठीक है हम यहाँ पर ऑडिट तो करवाएंगे, लेकिन ऑडिट करने के लिए अब क्या होगा, कोई भी व्यक्ति ऑडिट नहीं करेगा। उस ऑडिट को करने के लिए, यानी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने के लिए हमें एक क्वालिफाइड ऑडिटर की जरूरत होगी। इस क्वालिफाइड ऑडिटर की जरूरत को फुलफिल करने के लिए हुआ क्या कि कंपनी ने क्या किया कि द ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स 1932 को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। और इस रूल के तहत क्या किया, इसने एक अकाउंटिंग बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट किया। यानी इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड जो हो गया एस्टैब्लिश्ड हुआ 1932 में। अब इस बोर्ड ने क्या किया, इस बोर्ड ने यह क्या किया कि ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल्स 1932 के तहत रजिस्टर्ड ऑडिटर को क्या किया, एफिलिएटेड किया। यानी कहा क्या कि जो भी लोग इस अकाउंटेंसी बोर्ड्स में रजिस्टर्ड होंगे और ऑडिटर्स के सर्टिफिकेट को लेंगे, उन्हें क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड ऑडिटर माना जाएगा। और वो रजिस्टर्ड ऑडिटर होंगे जो कि क्या करेंगे, क्वालिफाइड ऑडिटर माने जाएंगे और ऑडिट के काम को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यानी अभी तक क्या था कि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता था, जिसके पास स्पेशल नॉलेज और स्किल था वो उस बेसिस पर ऑडिट के काम को चेक कर सकता था। लेकिन अब क्या कहा गया कि इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड के द्वारा जो ऑडिटर सर्टिफिकेट रूल लाया गया उसके तहत व्यक्ति को रजिस्टर्ड होना होगा और वही व्यक्ति रजिस्टर्ड ऑडिटर माना जाएगा और वही व्यक्ति क्वालिफाइड ऑडिटर होगा। और वही व्यक्ति क्या करेगा, ऑडिट के काम को कंटिन्यू करेगा।
फिर आपका टाइम फेज बढ़ता है और आपका फेज आता है अब 1949 से 1956। अब यहाँ पर हमारा देश आज़ाद हो चुका है। इंडिया अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। यहाँ पर आपकी गवर्नमेंट अपनी आ चुकी है। तो यहाँ पर जब आपकी गवर्नमेंट अपनी आ चुकी थी, अब यहाँ पर अकाउंटिंग के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट लाया गया, तो कहा गया कि एक कमेटी फॉर्म हुई, यानी एक कमेटी का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था देसाई कमेटी। अब इस देसाई कमेटी ने क्या किया, फाइनेंस के रिगार्डिंग रिकमेंडेशंस दिया, और रिकमेंडेशन दिया किसको, पार्लियामेंट को दिया, बेसिकली संसद को एक रिकमेंडेशंस दिया गया। और इस रिकमेंडेशंस के तहत पार्लियामेंट में एक बिल पास हुआ। पार्लियामेंट में बिल पास करने का मतलब क्या कि लोकसभा में पास हुआ, और लोकसभा में बहुमत से जब पास हो गया तो वो राज्यसभा में गया, और राज्यसभा में जब बहुमत से पास हो गया तो उसको प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया। और उस समय के प्रेसिडेंट थे उस समय के प्रेसिडेंट थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सिग्नेचर के द्वारा हमारे पास एक अकाउंटिंग बॉडीज का एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और उस समय चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट पास किया गया, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पास किया गया कब, 1949 में। 1 जुलाई 1949, फ्रॉम 1 जुलाई 1949 द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। यानी यह चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अब क्या कर रही थी, इसने ही अकाउंटिंग के काम को क्या करना चालू किया। यानी अब जो भी अकाउंटिंग के रिगार्डिंग डिसीजंस था, वो डिसीजंस किसके द्वारा लिया जाएगा, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो थी वो एज एन ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर क्या हुई, एस्टैब्लिशमेंट हुई। और इस ऑटोनॉमस बॉडी का काम यह था कि ये गारंटेड करता था कि इसको अकाउंटिंग प्रोफेशंस को, और एज अ रिजल्ट रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था, और क्या करता है, मैनेज करता है किसको, प्रोफेशनल को, जो कि पास्ट किए गए थे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के से आईसीआई के द्वारा। अब हुआ क्या कि कहा क्या गया कि कोई भी व्यक्ति जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के एग्जामिनेशंस को पास करता है, यानी जो उसका एग्जामिनेशंस उसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, उस एग्जामिनेशंस को पास करता है और एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करता है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। यानी जो व्यक्ति एग्जामिनेशंस को क्वालिफाइड कर लेता है, जैसे ही वो सर्टिफिकेट वो व्यक्ति एक्वायर्ड करता है आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, वो व्यक्ति ही माना जाता है क्वालिफाइड ऑडिटर अंडर दिस एक्ट, और उसी व्यक्ति को क्या कहा जाता है, ऑडिट करने का अधिकार दिया जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आगे के लेक्चर के लिए कनेक्टेड है। थैंक यू।